नमस्कार साथियों, वैज्ञानिक सोच इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ही के दिन एक समाज सुधारक, लोक शाहीर और महाराष्ट्र में दलित साहित्य की शुरुआत करने वाले तुकाराम भाऊ साठे, जिन्हें हम अण्णा भाऊ साठे के नाम से जानते हैं, 1 अगस्त 1920 में सांगली जिला के वाटेगांव नाम के गांव में मातंग समाज के एक गरीब परिवार में हुआ। अण्णा भाऊ साठे का पूरा नाम तुकाराम भाऊ साठे था। उनको बचपन से ही छुआछूत, असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ा। जातिगत भेदभाव की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने जो भी सीखा जीवन की पाठशाला में सीखा। अण्णा भाऊ का दिमाग इतना तेज था और याददाश्त भी गजब की थी। बचपन से ही उन्होंने तमाम लोकगीत कंठस्थ किए थे। विट्ठल की भक्ति में वो अभंग गाया करते थे, जिनमें जातीय ऊंच नीच को धिक्कारा गया था और बराबरी का पैगाम दिया था। आज़ादी के पहले महाराष्ट्र में जब भयंकर सूखा पड़ा तो रोजगार की तलाश में उनके पिता भाऊराव साठे मुंबई पहुंच गए। पिता के साथ अण्णा भाऊ ने भी जीवन के संघर्ष के लिए कई छोटे मोटे काम किए। जीवन संघर्ष के बीच पढ़ना लिखना भी सीखा। आगे चलकर वे तमाशा से जुड़ गए। इस बीच ऐसा हुआ जिससे अण्णा भाऊ के सोचने में और ज़िंदगी को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल गया। हुआ यह कि तमाशा मंडली का एक गांव में कार्यक्रम था। तमाशा शुरू होने से पहले मंच पर महाराष्ट्र में क्रांति सिंह के नाम से मशहूर क्रांतिकारी नाना साहेब पाटिल पहुंचे। उन्होंने इस मंच से ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां का खुलासा करने वाला जोरदार भाषण दिया। मिलों, कारखानों में मजदूरों, कामगारों के शोषण पर बात की। पूंजीवादी नीतियों का पर्दाफाश किया। अण्णा भाऊ के मन पर इन सभी बातों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और जैसे ही भविष्य के लिए उन्हें एक नई दिशा ही मिल गई। कला का उद्देश्य समझ में आ गया था। कला से ही सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, समाज को बदला भी जा सकता है, तालीम भी दी जा सकती है। जब एक बार अण्णा भाऊ साठे की यह सोच बनी तो उनका जीवन भी बदल गया। यह अण्णा के जीवन में लोक शाहीर, लोक कवि बनने की दिशा में पहला कदम था। अण्णा भाऊ साठे की बुलंद आवाज़, याद करने की अद्भुत क्षमता, हारमोनियम, तबला, ढोलकी, बुलबुल समेत तमाम वाद्य यंत्र बजाने की कुशलता, किसी भी तरह की भूमिका करने की योग्यता और निरंतर सीखने के नए नए प्रयोग करने की इस खासियत ने उन्हें कुछ समय में ही तमाशा नाट्य मंडली का नायक बना दिया। 1944 में अण्णा भाऊ ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लाल बावटा कला पथक यानी लाल क्रांति कला मंच नाम की नई तमाशा मंडली की शुरुआत की, जिसके बैनर पर उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर क्रांतिकारी कार्यक्रम पेश किए। उस समय देश में आज़ादी का संघर्ष चरम सीमा पर था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। तमाशा जनता से संवाद का सीधा माध्यम था। लाल बावटा के जरिए अण्णा भाऊ साठे ने किसानों, मजदूरों के दुख दर्द को सामने लाने का काम करते थे। लोगों को आज़ादी की अहमियत समझाते और उनमें आज़ादी का सोया हुआ जज्बा जगाते। वह इसके साथ ही उन्होंने अधिकारों के लिए संघर्ष को आवाज़ दी। यही वजह से किसानों, मजदूरों और कामगारों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। लोग उन्हें शाहीर अण्णा भाऊ साठे और लोक शाहीर कहकर पुकारने लगे। इस बीच वह मुंबई के एक मिल में काम करने लगे, जहां मजदूरों की समस्याओं का उनका सीधा परिचय हुआ। मिल मजदूरी करते हुए वे कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आए और उनके सक्रिय सदस्य बन गए। बाद में पार्टी के अनुषंगिक संगठन इप्टा के मेंबर बने। वामपंथी विचारों और जीवन शैली से उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समतावादी विचारों ने उनकी शख्सियत को नए ढंग से गढ़ा। अण्णा भाऊ के जिम्मे पार्टी और उसकी विचारधारा को आवाम तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य था। तमाशा में अण्णा भाऊ अकेले गाते थे और जनता से उसी की भाषा में संवाद करते थे, जिसका असर ये होता था कि उनके गाए लोकगीत जन जन की जबान पर आ जाते थे। इन लोकगीतों में वे मुंबई में बसे कामगारों की जिंदगी की परेशानियां और दुख का चित्रण करते थे, जो लोगों को अपना सा लगता था। इफ्टा में अदाकार बलराज साहनी के संपर्क में आने के बाद
देश दुनिया के मुद्दों पर उनकी जो समझ बनी उसका इस्तेमाल बाद में उन्होंने तमाशा और पोवाड़ा में किया। पीसी जोशी ने उनके और बलराज साहनी के रिश्तों के बारे में अपने एक लेख में लिखा है, अन्नाभाऊ बलराज की हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करते थे और अन्य महाराष्ट्रीय साथियों, बुद्धिजीवियों, कामगारों के साथ भी विचार विमर्श करते थे। दिमाग में नए नए विचार लेकर वह एक के बाद एक तमाशा रचने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि अन्नाभाऊ साठे की सांस्कृतिक टोली में कई प्रतिभाशाली कलाकार आ गए, जैसे कि अमर शेख, गवानकर आदि साथ साथ थे। इस ग्रुप की प्रस्तुतियां मजदूर वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक को प्रभावित करती थी। मराठी जबान में पोवाड़ा लंबे अरसे से प्रचलित रहा है, जो एक तरह से लंबी कविता या शौर्य गीत होता है, जिसे कई आदमी एक साथ मिलकर त्योहारों और अन्य मौकों पर गाया करते थे। पहले इनके विषय ऐतिहासिक या धार्मिक होते थे। अन्नाभाऊ साठे ने इन पोवाड़े के विषयों में आधारभूत बदलाव किया और इनमें देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सम्मानित किया। उन्हें मजदूरों की हालत, उनकी सियासत और आंदोलन और रूस की साम्यवादी हुकूमत के कारनामे शब्दबद्ध किए। अन्नाभाऊ साठे ने इस जमाने में कई पोवाड़े लिखे। ये मजदूरों के हजारों के मजमे में गाए जाते थे और बेहद मकबूल थे। स्टालिनग्राद की जंग और उसमें हिटलरी फौजों की हार पर जो पोवाड़ा था, उसे खास तौर पर प्रसिद्धि हासिल हुई। अन्नाभाऊ ने यह पोवाड़ा साल 1943 के आसपास लिखा था, जिसका अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ। इसके बाद प्रसिद्धि दुनिया भर में फैल गई। साल 1945 में अन्नाभाऊ साठे साम्यवादी विचारधारा को समर्पित साप्ताहिक लोक युद्ध से जुड़ गए। अखबार में काम करने के दौरान ही उन्होंने मराठी में अकलेची गोष्ट, खारप्या चोर, माझी मुंबई जैसे नाटक लिखे। अपनी बातों, विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य का सहारा लिया। उन्होंने 40 से भी ज़्यादा उपन्यास लिखे और करीब 300 से ज़्यादा कहानियां भी लिखी। अन्नाभाऊ साठे ने तमाशा के लिए कई लोकनाट्य लिखे। उन्होंने करीब 250 लावनियां लिखी, यात्रा वृत्तांत लिखा, कई फिल्मों के पटकथाएं भी लिखी। साल 1959 में आया उनका उपन्यास फकीरा। 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मांग जाति के क्रांतिवीर फकीरा के संघर्ष पर आधारित है। फकीरा मराठी में तो लोकप्रिय हुआ ही, बाद में इसका 27 देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने इस उपन्यास को अपने शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। अन्नाभाऊ साठे के लेखन की शोहरत जब फैली तो उनकी रचनाओं का अनुवाद हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयालम, उड़िया के साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चेक, जर्मन आदि भाषाओं में भी हुआ। अपने लेखन में जितने माहिर थे, उतने ही सार्वजनिक जीवन में भी माहिर थे। उस वर्णवादी व्यवस्था और पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। इंसान को इंसान समझने से इनकार करती है। 1958 में मुंबई में आयोजित पहले दलित साहित्य शिखर सम्मेलन में उद्घाटन के भाषण में जब उन्होंने ये बात कही कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी नहीं है, वो दलितों, मेहनत करने वाले मजदूरों के हाथों में सुरक्षित है, तो कई यथास्थितिवादियों की नजरें टेढ़ी हो गई, लेकिन वे कभी अपने विचारों से हिले नहीं। उनके साहित्य में महार, मांग, चमार, रामोशी, बलूतेदार और चमड़े का काम करने वाली निम्न जातियां के किरदार बार बार आते थे। इन अछूत जातियों की समस्याओं और उनके संघर्ष को वे अपनी आवाज देते थे। अन्नाभाऊ साठे मार्क्सवादी विचारधारा से तो प्रेरित थे ही, दलित समाज के दिग्गज लेखक और कवि, नाटककारों की तरह वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा को भी पसंद करते थे। उनका ये विश्वास था कि दोनों ही विचारधाराओं में एक दूसरे के पूरक समझते थे। विचारधाराओं को अपने ढाल बना के उन्होंने अपने आखिरी सांस तक संघर्ष किया और 18 जुलाई 1969 को केवल 49 वर्ष की छोटी सी उम्र में यह लाडला लोक शायर हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। इस महान समाज सुधारक लोक शायर अन्नाभाऊ साठे जी की जन्म जयंती पर उनकी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों, इतना कहकर मैं रुकता हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।